लकड़ी का सहारा लिए वो अपने कैंप को ढूंढने में लगी थी। तभी उसे सामने एक भालू दिखा। क्योंकि हम दर्शक ये पहले ही देख चुके हैं कि इस भालू का बच्चा मरा मिला था सिसिलिया को, तो अब ये बहुत खतरनाक है। ये देखकर ऑटम भी काफी घबरा जाती है। भागने में अक्लमंदी नहीं थी, इसलिए वो वहीं लेट गई। भालू उसके करीब आता है मगर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ऑटम को उस समय एक आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी कि दिखाओ उसे। इसका मतलब उस गड्ढे से ही था। कुछ देर बाद भालू वहां से चला गया। सिसिलिया अब जान गई थी कि उसे क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ हम रेड को देखते हैं, जो मारिया को मनाने उसके घर गया था। मारिया कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है और मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ तुम अपने परिवार को नहीं छोड़ोगे और मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। रेड कहता है कि मेरा आखिरी रोडियो होने दो, फिर तुम जहाँ चाहोगी मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मारिया कहती है कि बात सिर्फ ये नहीं है, मैं नहीं जानती ट्रेवर को किसने मारा, क्या उसे पेरी ने मारा है? तो रेड जवाब देता है कि नहीं, ट्रेवर की मौत से हम दोनों का कोई लेना देना नहीं। मारिया कहती है कि अगर तुम ऐसे ही झूठ बोलना चाहते हो तो मैं नहीं जानती तुम कौन हो। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है और रेड भी काफी निराश हो जाता है। जब से ट्रेवर की मौत हुई है इस परिवार का जीना नर्क बन गया है। टिलरसन के यहाँ दिखाया जाता है ल्यूक और पेट्रिशिया वैन के वकील से बात कर रहे थे। वो जानना चाहते थे कि वैन की वसीयत में क्या लिखा है। वकील बताता है कि वैन ने अपनी वसीयत में साफ साफ लिखा है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसकी सारी जायदाद उसके छोटे बेटे बिली को मिलेगी। ये सब सुनकर दोनों बौखला जाते हैं। पेट्रिशिया वकील से वसीयत की कॉपी मांगती है, जिसके बाद वो यहाँ से जाने वाली थी एस्पेन। जाने से पहले वो ल्यूक को समझाती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, बिली इस जायदाद को अकेले नहीं संभाल सकता मगर तुम संभाल सकते हो। इतने में बिली भी वहाँ गया था। पेट्रिशिया उन दोनों से मिलकर अपने हेलीकॉप्टर में निकल जाती है। जिसके बाद बिली जंगल में शिकार पर गया, जहाँ उसकी मुलाकात ऑटम से हुई। ऑटम से वो ट्रेवर के फ्यूनरल पर भी मिल चुका था। ऑटम उसे कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जिसके बाद वो उसे उस गड्ढे के पास ले आई और अब बिली ने भी वो गड्ढा देख लिया था। उसे देखकर वो हैरान था। वापस आने पर वो अपने पिता से कहता है कि आप उस जमीन के बारे में सही थे, हालांकि उसके पिता कोमा में थे। जिसके बाद बिली अपने पिता के हाथ से वो पत्थर लेकर चला गया। इस बीच हम उस वकील को भी देखते हैं जिसे रॉयल ने धमकी दी थी। वो अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था, तभी अचानक उसके सामने वही जंगली भेला गया जो कहानी के शुरुआत में भी दिखाया गया था। उस कारण वकील का एक्सीडेंट हो गया। घर पर रॉयल सिसिलिया को ढूंढ रहा था। उसे ढूंढते हुए वो उस शेड में पहुंचा जहां सिसिलिया ने उस बालू को रखा था, मतलब उसके बच्चे को। सिसिलिया उस बालू के दांत से अपने ही हाथ को जख्मी कर रही थी। रॉयल बाहर ही खड़ा था। वो काफी दुखी लग रहा था। वो कहता है कि तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है सिसिलिया, जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तुम मेरे साथ थी। वो उसे वो समय याद दिलाता है जब वो कहीं खो गए थे और नक्शा ना होने की वजह से वो लोग रास्ता भटक चुके थे। रॉयल कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता था मगर तुमने रास्ता ढूंढ निकाला। मुझे अब भी तुम्हारी जरूरत है क्योंकि मैं भटक चुका हूँ। ये कहते हुए रॉयल भावुक हो गया। सिसिलिया कहती है कि मुझे कुछ समय अकेले गुजारना है। जिसके बाद रॉयल वहाँ से चला गया। वहीं ऑटम जब अपने कैंप के पास आती है तो देखती है कि उसका सारा सामान जला दिया गया है, यहाँ तक कि उसकी मेडिसिन भी। गुस्से से वो पागल हो रही थी। ऑटम एक अजीब सी लड़की थी और अभी तक जितना हमने उसे जाना जरूर उसके मेंटल इश्यूज है, क्योंकि वो बाकी लड़कियों से काफी अलग है। वो अपनी दवा लेने जाती है। हम देख पाते हैं कि वो किसी से संपर्क करती है। दूसरी तरफ कौन है, उसके माता पिता या कोई और, ये तो एक राज ही रहता है। मगर ऑटम गुस्सा लग रही थी। उसका सारा सामान जल चुका था और अब उसे पैसों की जरूरत थी। पैसे मिलने पर वो एक मोटल में रुकती है और अपने शरीर पर एक निशान बनाती है, वो भी एक चाकू से। बाद में वो पेरी से मिली। वो बिल्कुल बौखला गई थी। पेरी से कहती है कि तुम्हारे पिता ने मुझे मारने की कोशिश की और वो ऐसा दोबारा भी करेंगे। पेरी समझाता है कि मेरे पिता कुछ बातों को लेकर परेशान हैं इन दिनों, लेकिन वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऑटम कहती है कि मैं तुम्हारे पास इसीलिए आई हूँ क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे तुमसे और रेबेका से जोड़ती है। मैं नहीं जानती वो क्या है मगर तुम्हें समझना होगा। और रही बात रॉयल की, तो मैं पुलिस को सब बताने जा रही हूँ। मैं कहूंगी कि रॉयल ने ही ट्रेवर को मारा है। मैंने अपनी आंखों से उसे वो लाश ले जाते देखा था। पेरी उसे समझाता है कि तुम्हें पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। इस पर ऑटम कहती है कि मैं जानती थी तुमसे मिलकर सब ठीक हो जाएगा। फिर वो पागलों की तरह हंसकर कहती है ये एक नई शुरुआत है पेरी, और यही बड़बड़ाते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। पेरी जानता था कि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं, इसलिए वो एक खत में अपना जुर्म कबूल करके उसे पुलिस स्टेशन भेज देता है। हाँ, इस बारे में उसने अपने परिवार में से किसी को नहीं बताया था। ऑटम जब अपने मोटल रूम में आए तब बिली वहाँ पहले से मौजूद था। बिली उससे पूछता है कि क्या हमने जो देखा वो मौत है। ऑटम जवाब देती है कि नहीं, वो समय है, समय का चक्र जो हमारा इंतजार कर रहा है। हर चीज का एक पैटर्न है। समय गुजरने के साथ सब कुछ साफ दिखने लगता है और एक दिन मैं इस पहेली को सुलझा दूंगी। वहीं हम एबट परिवार को देखते हैं। सभी खाने के मेज पर थे। तभी पेरी आकर सबको बताता है कि मैंने शेरिफ को एक लेटर लिखा है जिसमें मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये सुनकर सभी परेशान हो गए। रेड गुस्से में उसे मारने लगता है। कहता है कि तुम्हारी वजह से अब मैं जेल जाऊंगा। उस रात बार से हम दोनों साथ निकले थे।
तुमने हम सबको खतरे में डाल दिया, मैं झूठा बयान दे चुका हूँ, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, तुम्हारी वजह से आज एमी की माँ उसके साथ नहीं है। ये सुनकर पेरी भी भड़क जाता है और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। रॉयल उन्हें अलग करने की कोशिश करता है, तभी पेरी एक चाकू लेकर कहता है कि तुम सब चाहते हो कि मैं खुद को मार दूं, लेकिन मैंने डैड को बचाने के लिए ये सब किया। अगर मैं ऐसा ना करता तो ऑटम पुलिस के पास जाने वाली थी। ये जुर्म मेरा ही है और अब इसकी सजा भी सिर्फ मुझे ही मिलेगी। इस पर रॉयल भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि उस लड़की से दूर रहो। इस हाथापाई में कांच का एक टुकड़ा एमी के सर में लग जाता है और वो रोते हुए घर से बाहर भाग गई, जहां वो पुलिस की गाड़ी को आते हुए देख रही थी। मतलब कि वो पेरी को ही लेने आए थे। यहीं पर एपिसोड 6 का